नमस्कार, इतना स्वदेश पर आपका स्वागत है। कल की तैयारी में मैं हूं मनीष मिन्नू। अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे कि क्या बाजार के लिए बड़े ट्रिगर्स हैं और शुक्रवार को जब बाजार खुलेगा, चूंकि कल बाजार बंद है तो गुरुवार को बाजार बंद है, तो शुक्रवार को जब बाजार खुलेगा तो कैसी तेजी देखने को मिल सकती है, क्या बड़े ट्रिगर्स होंगे, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बड़ा ट्रिगर्स आ रहा है, एक बड़ी खबर आ रही है सेबी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है। उसमें कई सारे बड़े ऐलान किए गए, जिसमें खासतौर पर जो है डिस्क्लोजर ESG डिस्क्लोजर नॉर्म्स को लेकर विशेष चर्चा हो रही है इस पर। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी सीनियर एडिटर बिटन स्वदेश के राजेश सिंह जुड़ चुके हैं। राजेश जी, जिस तरह से हमने देखा कि डिस्क्लोजर का ये नियम है, बार बार डिस्क्लोजर को लेकर चर्चा होती रही कि कई बार कंपनियों की तरफ से डिस्क्लोजर कई सारे नहीं बताए जाते हैं। ऐसे में अब जिस तरीके से कहा गया है सेबी चेयरमैन की तरफ से कि ESG डिस्क्लोजर नॉर्म को और भी मजबूती से किया जाएगा, इसको और टाइट किया जाएगा, इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल, देखिए इसके मायने ये हैं कि जो कंपनीज हैं वो अगर कोई भी ये करती हैं तो अपने अकाउंट्स को ट्रांसपेरेंसी आएगी, डिस्क्लोजर नॉर्म्स को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और इसके लिए सेबी ने अप्रूवल दे दिया है और डिस्क्लोजर नॉर्म्स को अप्रूव किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग किया, मजबूत किया जाएगा ESG नॉर्म जो होते हैं। उसके अलावा जो रेटिंग्स होती है, बहुत सारी कंपनी रेटिंग्स को ये खरीद लेती हैं और उसको ज़्यादा रेटिंग दिलवाती हैं, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी और सेबी की नज़र रहेगी। उसके अलावा जो 2-3 और अभी अनाउंसमेंट हुए हैं, एक जो अनाउंसमेंट किया है अभी जो ब्लॉक एस्मा टाइप जो होता है कि आपके फंड को ब्लॉक कर दिया जाता है, प्राइमरी मार्केट में अगर आप कोई शेयर खरीदते हो तो आपके अकाउंट में ही पैसा रहेगा लेकिन वो ब्लॉक रहेगा। अब सेकेंडरी मार्केट के लिए भी UPI के थ्रू आपके पैसा को ब्लॉक किया जाएगा और यानी कि आपका पैसा ब्रोकर के पास नहीं रहेगा, आपका पैसा आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा। आप अगर सेकेंडरी मार्केट से भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो आपका पैसा जो है वो सिर्फ आपके अकाउंट में पड़ा है लेकिन ब्लॉक रहेगा, जैसा कि प्राइमरी मार्केट के लिए एस्मा लागू हुआ था। इसको भी सेबी ने अप्रूवल दे दिया है। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट अप्रूवल ये हुआ है कि जो BRSR नॉर्म्स होते हैं, कोर BRSR नॉर्म, उसको इम्प्लीमेंट किए जाएंगे और उसके लिए 150 लिस्टेड कंपनीज को भी इन्होंने सेबी ने आइडेंटिफाई कर लिया है और 150 कंपनियों के लिए वो होगा। उसके बाद फ्रेमवर्क बनाया गया, ये भी एक खबर आ रही है कि मैकेनिज्म फॉर प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स के लेवल पे बहुत तरह के फ्रॉड होते हैं। आपके जो फंड हैं वो ब्रोकर कैसे उसको यूज कर सकते हैं, उस फंड को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, इसके लिए भी सेबी जो है वो गाइडलाइन जारी करेगी और ये सब चीज़ें अप्रूव सेबी बोर्ड ने आज कर दिया है। अभी सेबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है तो अभी कुछ देर में और अपडेट हमें मिलेंगे। राजेश जी, हमने एक ट्रेंड देखा, अगर पिछले 2-3 सालों का ट्रेंड देखें तो खासतौर पर शेयर बाजार में जो है ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और आज की जो ऐलान है उसमें एक रेटिंग एजेंसी को लेकर भी है कि रेटिंग कैसे की जा रही है, उसको भी लेकर इन्होंने निर्देश देने की बात की। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो फैसले लिए जा रहे हैं इससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, शेयर बाजार को लेकर जो कई सारी कही जाती है कि यहाँ कई सारी गड़बड़ियाँ होती है, उस पर और लगाम लगेगा? बिल्कुल, देखिए माधवी पूरी बुद्ध जब से आई हैं, लगभग 1 साल से थोड़ा ज़्यादा उनका टाइम हो गया है आए हुए सेबी में और काफ़ी एक्शंस ले रही हैं। जैसे ESG नॉर्म्स को आप बोल रहे हैं ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए या रेटिंग्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, एस्मा जो है वो सेकेंडरी मार्केट करने के लिए, इन सभी के लिए जनवरी में ही जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया था और अभी अगले 2 महीने में ही आज अप्रूव भी कर दिया सेबी ने इन सभी चीज़ों को। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है। रिटेल इन्वेस्टर्स को कि जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी काफ़ी एक्शंस ले रही है और इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जो अगर रिटेल इन्वेस्टर जो है अगर वो कुछ ट्रेड करता है तो उसके ट्रेडिंग या उसके इंटरेस्ट को सेबी उसका ज़्यादा ध्यान रखेगी। तो सीधे तौर पे इन पर तमाम फैसलों का बड़ा असर देखने को मिल सकता है। आशीष महेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्लू ओशन के। आशीष जी, जिस तरह से हमने देखा है कि सेबी की तरफ से जो फैसले लिए गए, आप इसको कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल जितना रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में इम्प्रूवमेंट हो उतना निवेशकों का कॉन्फिडेंस आपकी इकोनॉमी में बढ़ता है, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जैसे एस्बा का आना सेकेंडरी मार्केट में ये काफ़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जिसके कारण से अब जो ब्रोकर्स में कई लोग पैसे या जो वीक ब्रोकर्स में फंस जाते थे वो अब जैसी इवेंट नहीं होंगी। तो मेरा मानना है कि ज़रूर ब्रोकर्स के लिए फ्लोट कम हो जाएगा, जो उनका इंटरेस्ट इनकम रहता है क्लाइंट्स के पैसे पर, बट इन्वेस्टर के लिए अल्टीमेटली फ़ायदा रहेगा। इसके अलावा रेटिंग रिलेटेड भी जो नए डेवलपमेंट आ रहे हैं, मेरा मानना है वो भी का पॉजिटिव है। मैं इनफैक्ट जितने भी आज डिसीजन हुए हैं उनको मैं काफ़ी पॉजिटिव और बाज़ारों के लिए नए रिफॉर्म्स का एक पार्ट जो
एससीबी का मुहिम है उसका हिस्सा मानता हूँ, और मेरा मानना है अभी आने वाले समय में भी ये जो प्रोसेस है ये आगे जारी रहेगी। तौर पे इन तमाम खबरों का जो है सेबी के जो फैसले लिया है उसका कहीं ना कहीं शेयर बाजार में जो है और पारदर्शिता बढ़ते हुए दिखेगा। राजेश जी आपका शुक्रिया। अब कल की तैयारी में बात करते हैं उन तमाम मुद्दे की, तमाम शेयरों की जो हमारे दर्शकों ने भेजे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि एक्सपायरी के दिन बाजार में हमने एक अच्छी रिकवरी देखी, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद हुआ बाजार, उसके बाद लगातार तेजी का रुझान देखने को मिला और हमारे कई दर्शकों ने जो है सवाल भेजे। शुरुआत करते हैं जवाहरलाल जी से। झारखंड से उन्होंने सवाल भेजा है, CDSL के 16 शेयर उनके पोर्टफोलियो में 1059 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं कि शेयर में क्या करें। CDSL पे खासतौर पे एक ऐसा शेयर है आशीष जो हमने देखा कि लगातार इस शेयर में पिछले दिनों एक बिकवाली का दबाव देखने को मिला था। आपकी क्या राय होगी CDSL पे? देखिए, इनफैक्ट आपने 52 वीक लो पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी, और हम ये कोविड के टाइम में स्टॉक ने अपना बिल्कुल एक पीक टाइम बनाया था जब सारे जो रिटेल निवेशक थे वो उन्होंने काफ़ी संख्या में अपने डीमैट अकाउंट्स वगैरह ओपन किए, बट अब वो फेज स्लो डाउन हो रहा है। हमने लास्ट क्वार्टर में भी उनके नंबर्स देखे तो सितंबर से दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी में भी डिक्लाइन आना शुरू हो गया। तो ये एक रीज़न है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने काफ़ी अग्रेसिवली स्टॉक को खरीदा था उनकी तरफ से भी इस स्टॉक में सेलिंग देखने को मिल रही है। तो मेरी सलाह रहेगी कि इस स्टॉक में से आप निकल जाएं, और यदि सेम सेक्टर में आपको रहना है तो मेरा मानना है कैम्स का जो स्टॉक है तो वो ज़्यादा अच्छे मौके ऑफर कर रहा है, क्योंकि एक कंसिस्टेंट बिजनेस मॉडल है। बाजार कैसा भी रहे उनका रेवेन्यू बिल्कुल फिक्स रहता है। मुझे उस टाइप के बिजनेसेस ज़्यादा पसंद हैं पर्टिकुलरली, और इसलिए हमने देखा कि कैम्स के स्टॉक में कोई बहुत ज़्यादा उतनी गिरावट नहीं आई और काफ़ी स्टेबल है। तो CAMS कैम्स के नए स्टॉक में बाय करने की सलाह है, CDSL बेच दीजिए। CDSL से सीधे तौर पर आशीष जो है निकलने की सलाह दे रहे हैं। जो अगला शेयर है इजी माई ट्रिप पे सवाल आया है, 3000 शेयर हैं, 54 रुपये के भाव पे, जानना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए क्या नज़रिया हो। ये सवाल संजीव कुमार जी ने अमृतसर से भेजा है, वो जानना चाहते हालांकि शेयर में उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। हमारे साथ जो है हमारे दूसरे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनसे चलते हैं। दिमाग शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिमाग, क्या राय होगी इजी ट्रिप पे आपकी? इजी माई ट्रिप की बात करें तो ओवर हम चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें, नेगेटिव ट्रेंड है, लोअर टॉप लोअर टर्म फॉर्मेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था स्टॉक ने वो भी ब्रेक किया है, तो हमें लगता है कि फर्दर इसमें और करेक्शन देखने मिल सकता है, तो एग्जिट की सलाह रहेगी स्टॉक में से। ट्रिप पे इजी माई ट्रिप पे जो सीटों पर निकलने की सलाह उनको लगता है थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। अमित सोनावनी जी ने सवाल भेजा यूट्यूब पे, वो हेम्सफेयर प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। ये शेयर ऐसा है, हमने देखा है कि रियल्टी स्टॉक्स में लगातार थोड़ा दबाव देखने को मिला था। हेम्सफेयर प्रॉपर्टीज़ पे क्या राय होगी आपकी? आशीष? हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज पे भी मैं कोई बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। मेरा मानना है यदि रियलिटी में कोई स्टॉक लेना है तो दो स्टॉक ही पे नज़र रखना चाहिए, वो है मैक्रोटेक डेवलपर्स और ओबेरॉय रियलिटी जो मुंबई मार्केट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा मानना है क्योंकि थोड़ा सा जो प्रेशर देखने को मिल रहा है रियलिटी सेक्टर में, तो सबसे पहला जब भी राइज आएगा तो जो फ्रंटलाइनर स्टॉक में आएगा, तो इन दोनों स्टॉक में मुझे ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल नज़र आता है कंपेयर टू हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज़ के। शेयर प्रॉपर्टीज़ बेचने की सलाह मैं शेयर से मत रखिए, निकल जाइए। अमित जी आपके लिए सलाह आते हुए, लेकिन इसके बजाय आप दूसरे शेयर में स्विच कर सकते हो। ओबेरॉय रियल्टी एक शेयर है जो आशीष को पसंद है, वहाँ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। वीरेंद्र कुमार जी ने गुजरात से सवाल भेजा है, जेंसर टेक के बारे में जानना चाहते हैं। 115 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 291 रुपये के भाव पे। दिमाग, क्या रहा होगी जेंसर टेक पे आपकी? जेंसर टेक की बात करें तो स्टॉक में अगर मीडियम टर्म ट्रेंड की बात करें, एक साइडवेज ट्रेंड देखने मिला है आफ्टर एक रैली के बाद, तो यहाँ पे एक बने रहने की सलाह रहेगी। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे बने रखे 253 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन रखे। अपसाइड जो लेवल है 290 295 तक के जोन है, वहां तक आते हैं तब एग्जिट की सलाह रहेगी स्टॉक में से। तो ये आते हुए जेंसर टेक पे उमेश मन्ना जी ने कोलकाता से सवाल भेजा, इन्होंने यूट्यूब पे सवाल भेजा था हमारे शो को देखने के बाद। मेगमनी ऑर्गेनिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, उनके पोर्टफोलियो में 100 शेयर है, 100 रुपये के भाव पे। क्या आशीष, क्या राय होगी आपकी मेगमनी ऑर्गेनिक्स पे? ठीक है, अभी जो केमिकल्स के पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं उसमें सभी में थोड़ा हमने गिरावट का एक दौर देखा है, बट अब चूंकि इतने गिरावट ऑलरेडी स्टॉक्स में आ चुकी है तो अब थोड़ी वैल्यू नज़र आने लगी है।
कि रीज़न यही था स्टॉक का कि रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस में गिरावट के बाद में इनके जो फिनिश प्रोडक्ट के प्राइसेस में कमी नहीं था, तो जिसके कारण से 2022 तो बहुत अच्छा साल निकल गया, पर 23 में प्रेशर है क्योंकि एक्सपोर्ट्स का मार्केट भी काफ़ी ख़राब हुआ है और एट द सेम टाइम फिनिश प्रोडक्ट के प्राइसेस में भी गिरावट आई है। बट मेरा मानना है मेक मनी ऑर्गेनिक एक अच्छी कंपनी है और काफ़ी एक्सपेंशन भी कंपनी ने पिछले कुछ सालों में किया है, तो इस स्टॉक में मेरे बने रहने की सलाह रहेगी। मेरा मानना है कि यदि 1 साल का तक आप होल्ड कर पाएंगे तो बिल्कुल ये स्टॉक 3 विजिट में वापस आपको देखने को मिलेगा। तो मेक मनी ऑर्गेनिक्स होल्ड करने की सलाह उमेश जी आपके लिए आशीष की तरफ से। सीमा पुरोहित जी ने सवाल भेजा है कोलकाता से। नेस्को के उनके पोर्टफोलियो में 500 शेयर हैं 530 रुपये के भाव पे। वो शॉर्ट टर्म नजरिया जानना चाहते हैं 1 से 2 महीने के लिए, तकनीकी तौर पर ही जानने की कोशिश करते हैं। दिमाग क्या रहा होगी नेस्को पे आपकी? नेस्को की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है स्टॉक में एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन मीडियम टर्म चार्ट पे। ऑल्सो जब हम शॉर्ट टर्म चार्ट की बात करें तो ट्रेंड ऑल्सो नेगेटिव है स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे एक 505 के अगर नीचे स्टॉक ट्रेड करता है तो एग्जिट की सलाह रहेगी स्टॉक में से। देवांग की तरफ से आते हुए हरिशन मलयालम पे सवाल पूछा है सुशांत जी ने उड़ीसा से। 100 शेयर है 172 रुपये के भाव पे, वो जानना चाहते हैं क्या करे। हमने देखा है कि हरिशन मलयालम खासतौर पे देखिए चाय शेयरों में बहुत ज़्यादा रुझान तो नहीं देखने को मिला। आशीष क्या राय होगी हरिशन मलयालम जैसे स्टॉक्स पे आपकी? मुझे नहीं लगता चाय के स्टॉक्स में कोई बाजार का कोई बहुत ज़्यादा रुझान भी है। तो मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में से निकल जाने की और आप एक बार के लिए लॉस बुक करके यहाँ से निकल जाए, क्योंकि कमोडिटी के जो स्टॉक्स है उसमें ऑलरेडी चाहे स्टील हो या एग्री हो सभी तरफ हमने काफ़ी बिकवाली देखी है। तो हरिशन मलयालम भी एक एक्सेप्शन नहीं है, काफ़ी इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली है। तो एक बार आप लॉस बुक कर लें वो बेटर रहेगा। तौर पे इस पर राय आते हुए सुशांत जी आपके लिए हरिशन मलयालम से आप निकल जाइए। अभी थोड़ी देर में जो है वीआईपी शेयर में जो है आशीष कई सारे स्टॉक्स आपको बताएंगे, उसमें आप उन तमाम शेयरों को में स्विच कर सकते हैं। ऋषभ जी ने सवाल भेजा है उत्तर प्रदेश से। अदानी इंटरप्राइजेस के बारे में जानना चाहते हैं। 45 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 1420 रुपये के भाव पे। अभी तो उनको मुनाफा हो रहा है। आज भी हमने देखा था शेयर में करीब अदानी इंटरप्राइजेस में करीब 9 से 10% की मजबूती देखने को मिली थी। दिमाग क्या राय होगी आपकी, मुनाफा बुक कर ले या शेयर को एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चले? अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो ओवरऑल हम चार्ट स्ट्रक्चर का नेगेटिव ट्रेंड है। डेफिनेटली हमें एक बाउंस देखने मिला था, उसके बाद एक साइडवेज ट्रेंड में चला गया था। तो यहाँ पे सलाह रहेगी कि प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी स्टॉक में से। ये राय होते हुए प्रागी मोदी जी ने सवाल पूछा है बोकारो से। उनके पास वैरोक इंजीनियरिंग के शेयर हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या करें। 30 शेयर उनके पोर्टफोलियो में हैं 325 रुपये के भाव पे। अभी उनको थोड़ा नुकसान हो रहा है। वैरोक इंजीनियरिंग पे आशीष क्या राय होगी आपकी? भी एक अच्छा स्टॉक है और हमने इस पर्टिकुलर सेक्टर में एक अच्छा ट्रैक्शन भी दिवाली के आसपास तो ये रेट हुआ करते थे तब आता हुआ देखा था। बट अभी थोड़ा सा मिड कैप जो स्टॉक्स है वहाँ पर जो कि बिकवाली काफ़ी आई है पिछले 2 महीने में, तो इसलिए वैरोक में भी काफ़ी सेलिंग था। मेरी तो इनफेक्ट सलाह रहेगी कि 225 के आसपास आपको वैरोक इंजीनियरिंग मिलता है तो आप इसको थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, इसलिए मैं लॉस बुक करने की सलाह नहीं दे रहा। प्रागी मोदी जी आपके लिए राय है कि आप शेयर को जो होल्ड कीजिए। अगर 225 के आसपास आता भी है तो गिरावट भी होती है तो आप इसको एवरेज भी करके चल सकते हैं। आने वाले दिनों में शेयर में जो है मुनाफा देखने को मिल सकता है। डीसी शर्मा जी ने सवाल भेजा है जयपुर से। भारत वायर के बारे में जानना चाहते हैं। 50 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है 145 रुपये के भाव पे। नजरिया उन्होंने बेहद छोटा रखा है, 3 महीने के लिए केवल जानना चाहते हैं। दिमाग क्या राय होगी भारत वायर पे आपकी? भारत वायर की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड की हम बात करें, ट्रेंड एक पॉजिटिव ट्रेंड में। डेफिनेटली यहाँ पे एक वॉल्यूम एक लो वॉल्यूम स्क्रिप्ट है, बट यहाँ पे जिस तरह के ट्रेंड है वहाँ पे बने रहे। यहाँ पे एक बार एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखे 135 का, ये स्टॉप लॉस से बने रहे। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हैं 150 तक के जोन है, यहाँ पर आते तब प्रॉफिट बुक की सलाह रहेगी स्टॉक में से। भारत गियर पे सीधे तौर पे परेश केसवानी जी ने भावनगर से सवाल पूछा है ट्राइडेंट के बारे में। 450 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है 42 रुपये के भाव पे। लंबी अवधि का नजरिए के हिसाब से वो जानना चाहते हैं। उन्होंने सीधे तौर पे ये पूछा भी है कि क्या इस शेयर में लॉस बुक करके निकल जाए या इस शेयर को होल्ड करे। आशीष जी क्या रहा होगी ट्राइडेंट पे? जी कौन सा स्टॉक है इनके? ट्राइडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा ट्राइडेंट। तो मेरे ट्राइडेंट का भी जो परफॉर्मेंस रहा है पिछले 2 साल में इन्वेस्टर्स का काफ़ी वेल्थ इरोजन ट्राइडेंट में हुआ है।
और रीज़न ये है कि जो उनका मेजर सेगमेंट है वो एक्सपोर्ट है, और एक्सपोर्ट में यूएस और यूरोपियन मार्केट दोनों ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो उनका टेरी टॉवल का मेजर बिजनेस है उसमें नंबर्स काफ़ी ख़राब आ रहे हैं, जबकि केमिकल, पेपर, ये कई सारे बिजनेसेस में जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में से निकल जाने की, और इसके ऑल्टरनेटिव मैं आपको वीआईपी सेगमेंट में कुछ बताऊंगा, तो वहाँ पे बिल्कुल निवेश करें। पहले तो आशीष जी ने टीज भी कर दिया कि वीआईपी सेगमेंट में कुछ अच्छे स्टॉक्स बताएंगे, इस शेयर में वो निकलने की सलाह दे रहे परेश जी। आप इसमें लॉस बुक कर लिए ट्राइडेंट में, और जो शेयर आशीष बताएंगे उसमें चाहे तो आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि मार्च सीरीज़ की समाप्ति हो गई और अप्रैल सीरीज़ में कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर नज़र रखनी चाहिए, और ये ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं जो अप्रैल सीरीज़ के हीरो हों। ये कौन से शेयर हैं बता रहे हैं डिम्पी। अप्रैल सीरीज़ में ऐसे कौन से शेयर आपको लगते हैं जानकारों के हिसाब से जिनसे आपने बात की, जो ये कह रहे हैं कि अप्रैल सीरीज़ के ये शेयर ऐसे हैं जो एक अच्छा रिटर्न दिखा सकते हैं, मजबूती हो सकती है? अप्रैल सीरीज़ की जो शुरुआत हुई है वो काफ़ी अच्छे नोट पे हुई है, और इसीलिए हमने कई एक्सपर्ट से बातचीत करके ये पता लगाने की कोशिश की कि कौन से ऐसे शेयर हैं जो अप्रैल सीरीज़ के अंदर आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। शुरुआत करते हैं सौरभ सिसोदिया से। वो ये कह रहे हैं कि जायडस लाइफ साइंसेस पे ध्यान रखें, फार्मास्यूटिकल की एक अच्छी कंपनी है, ठीक एक्सपायरी से पहले का अच्छा मोमेंटम में भी थी, और इस बार का रोल ओवर का डाटा जो है वो फार्मास्यूटिकल्स के काफ़ी फेवर में है, इसलिए जायडस लाइफ साइंसेस उनकी लिस्ट में आया। 510 का टारगेट है, 475 का स्टॉप लॉस है। उनकी लिस्ट में जो दूसरा शेयर है वो भी फार्मास्यूटिकल्स का ही है, वह सन फार्मा। ये फार्मास्यूटिकल्स की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, 1000 के इर्द गिर्द रहती है कंपनी, और अभी उनका ये मानना है कि अप्रैल सीरीज़ के अंदर इसका जो टारगेट है वो करीब 1020 तक आ सकता है। आप इसमें एक स्टॉप लॉस लगाएं 980 का, और इस शेयर को भी ध्यान में रख सकते हैं। उन्होंने छोटे टारगेट और छोटे स्टॉप लॉस दिए हैं, बट ये वैलिड स्टॉप लॉसेस और वैलिड टारगेट है, क्योंकि इस समय मार्केट के अंदर थोड़ी चर्निंग हो रही है, और उम्मीद करते हैं कि इस चर्निंग का बेनिफिट आपके अकाउंट पे पहुंचेगा। इसके अलावा अजीत मिश्रा से भी हमने बातचीत की। उनका मानना है कि बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक्सिस बैंक उनकी लिस्ट के अंदर है, वो कह रहे हैं 875 तक ये शेयर जा सकता है, 815 का एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। उनका एनर्जी स्टॉक्स को लेकर भी व्यू पॉइंट थोड़ा बुलिश है, लेकिन वो सिर्फ गैस वाले स्टॉक्स को लेकर है, ना ही रिलायंस, ना ही बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन सब को लेकर नहीं। तो गेल उनकी लिस्ट में आता है, वो ये कहते हैं कि 116 रुपये तक ये शेयर जा सकता है, थोड़ा स्लो मूवर है, आपको वेट करना पड़ सकता है, लेकिन ये शेयर काफ़ी बेहतर है, और 100 के नीचे यानी कि 98 का आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। फिर हमने चंदन तापड़िया से बात की, जो काफ़ी क्लोजली F&O के शेयर्स को वॉच करते हैं और मोतीलाल ओसवाल से जुड़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट, जैसे हमने आपको शुरुआत में कहा कि फार्मा, सीमेंट, इन सब के अंदर रोल ओवर काफ़ी अच्छा गया है, तो उनकी लिस्ट में सीमेंट कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट। उनका मानना है कि 7780 यानी करीब 7800 तक आने के इसके चांसेस हैं, आप इस पर ध्यान रख सकते हैं। इस बार के क्वार्टरली नंबर्स भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, जहां पर उनकी अच्छी डिमांड, प्राइसिंग फैक्टर, कॉस्ट कम होने का बेनिफिट इस बार में मिल सकता है इसी सीरीज़ के अंदर, और 7330 का एक स्टॉप लॉस रखने की उनकी रिकमेंडेशन भी है। साथ ही इंडियन होटल्स पे भी आप ध्यान रखिएगा, गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, होटल्स पहले से ही अपने आप में प्री बुकिंग जैसी कंडीशन में चल रहे हैं, और इनका बुकिंग काफ़ी अच्छी चल रही है। और इंडियन होटल्स ने अनाउंस भी किया है कि वह काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ भी खरीदेगा अगले 2-3 साल में, यानी कि कैपेक्स काफ़ी अच्छा करेगा। इंडियन होटल्स उनकी लिस्ट में है, 340 का टारगेट है, और 299 का एक स्टॉप लॉस दे रहे हैं। फिर हमने राहुल शर्मा से बातचीत की, जो कि JM फाइनेंशियल से हैं। वो भी यही बात कह रहे हैं कि उनका मानना है कि इंडेक्स पे भी अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आप बने रहिएगा। उनका मानना है कि बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, NSE की रीबैलेंसिंग भी हो चुकी है। अब अप्रैल सीरीज़ के अंदर आप बैंकिंग स्टॉक्स को वापस से चलता हुआ देखेंगे। एक शॉर्ट कवरिंग ड्यू है, 40,500 उनका टारगेट है, और उनका मानना है कि तभी आप सौदा काटिएगा जब आपका 39,860 या 870 वाली रेंज को ब्रेक डाउन हो जाए, अदरवाइज इसको आप होल्ड करके रख सकते हैं। और एक और शेयर भी है उनकी लिस्ट में, हुआ कैपिटल गुड्स का ABB, यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चलें। उनका टारगेट है करीब 3500 से 3600 की रेंज का, और स्टॉप लॉस दे रहे हैं 3370 का। तो ये कुछ एक मेहमान और उनकी ट्रेडिंग कॉल्स हमने आपके सामने रखी हैं, जो अप्रैल सीरीज़ के अंदर आपको बेहतरीन रिटर्न्स देने में सक्षम है। डिम्पी, शुक्रिया ऐसे तमाम धमाकेदार शेयर बताने के लिए। जानकारों ने ऐसे शेयर पे दाव लगाए हैं जो अप्रैल सीरीज में बेहतर परफॉर्म कर सकता है। वैसे कल VIP सेगमेंट में नितलेश ने ये बताया भी था कि निफ्टी में जो है आज एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, शॉर्ट कवरिंग का सहारा देखने को मिल सकता है। कल उन्होंने VIP शेयर में खरीदारी करने की भी सलाह दी थी। इसके अलावा एक्शन कंस्ट्रक्शन एक शेयर था जिसमें कल अविनाश ने खरीदारी करने की सलाह दी थी, और आज भी देखिए शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। 52 वीक हाई पे क्लोज हुआ, और एक शेयर जिसकी बात अभी थोड़ी देर पहले डिम्पी कर रहे थे, अल्ट्राटेक सीमेंट,
वो शेयर भी जो देखिए 52 की हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा हूँ और अल्ट्राटेक सीमेंट के एक्शन कंस्ट्रक्शन शेयर की बात, एस सॉफ्टवेयर ने एक्शन कंस्ट्रक्शन जो शेयर था उसमें हमने देखा कि आज अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। ऐसे ही तमाम और वीआईपी स्टॉक्स की बात करते हैं। अब देखते हैं वीआईपी सेगमेंट। आशीष, आपकी तरफ से कौन से वीआईपी शेयर होंगे? जी, दो स्टॉक जो मैंने आइडेंटिफाई किए, कोइंसिडेंटली पहला स्टॉक तो अल्ट्राटेक सीमेंट ही है और मेरा मानना है स्टॉक की अच्छी खासी री रेटिंग आने वाले समय में देखने को मिलेगी। उसके पीछे रीज़न हमें जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर काफ़ी सीमेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो वॉल्यूम ग्रोथ आएगा। इसके अलावा पूरे कंट्री में आप देखेंगे मुंबई को अलावा भी रीडेवलपमेंट का काफ़ी काम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए हो रहा है, जिसमें अल्ट्राटेक एक प्रोमिनेंट प्लेयर है यहाँ पर। तो डिमांड वाइज कहीं कोई इशू नहीं है। लास्ट क्वार्टर में हमने देखा था थोड़ा सा कॉस्ट के रिलेटेड प्रेशर थे, वो भी प्रेशर इस क्वार्टर से खत्म होंगे क्योंकि कुकिंग कोल के प्राइसेस या जो उनके कोल के प्राइसेस जो यूज़ करते हैं उसमें काफ़ी कमी आई है। तो मुझे लगता है कि इस बार जो बुल रन शुरू हुआ है ये स्टॉक को करीब 8,100 से 8,300 तक बिल्कुल ले जाएगा। और कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है जहाँ पे 25 मिलियन टन अपनी कैपेसिटी और ऐड कर रहे हैं, तो जो नियरेस्ट प्लेयर्स हैं उससे काफ़ी आगे निकल चुके होंगे। तो इसीलिए अल्ट्राटेक मेरा नंबर 1 पिक है। नंबर 2 पिक मेरा रहेगा एनसीसी। इस स्टॉक ने भी आज अपना 52 वीक हाई टच किया है और मेरा लक्ष्य स्टॉक के लिए 125 से 130 तक रहेगा। अब रीज़न ये है कि कंपनी के पास में जो ऑर्डर बुक है करीब 45,000 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक है और 20,000 करोड़ के नए ऑर्डर कंपनी ने इस ईयर में ऐड करने का गाइडलाइन दिया था। तो काफ़ी साइजेबल ऑर्डर बुक के साथ में एक कंपनी होगी जो मैक्सिमम जो अपने प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट सेक्टर के लिए करती है और जिसमें 50% ये बिल्डिंग और 50% में बाकी सारी एंसिलरी एक्टिविटीज़ करते हैं। हमने लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस देखा था, करीब 500 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके सामने 9 महीने में ही कंपनी ने करीब 436 करोड़ का मुनाफा ऑलरेडी कर लिया है। तो इस क्वार्टर में भी मेरा मानना है कि जो नंबर्स आएंगे उसके बाद करीब 600 करोड़ का मुनाफा दिया इस क्वार्टर। तो आशीष की तरफ से 2 शेयर। आशीष, थोड़ा समय की कमी है। अल्ट्राटेक सीमेंट और एनसीसी 2 ऐसे शेयर है जिसमें कि खरीदारी करके चल सकते हैं। फटाफट दिमाग से जानते हैं। दिमाग, थोड़ा समय कम है, आपकी तरफ से कौन से 2 पिक्स होंगे जहां आपको लगता है कि बतौर वीआईपी सेगमेंट खरीदारी करनी चाहिए वीआईपी स्टॉक्स के तौर पे? फर्स्ट स्टॉक अल्ट्राटेक सीमेंट ही रहेगा। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते पॉजिटिव है, स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने मिला है, तो हमें लगता है कि अभी भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। यहाँ स्टॉप लॉस रखना चाहिए 7397 का, टारगेट है 7800। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। ओवरऑल गोदरेज कंज्यूमर की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है कि इसमें अभी भी अपसाइड इंटैक्ट है। 990 रुपीज का एक टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना चाहिए 948। स्टॉक्स इनकी तरफ से। अल्ट्राटेक ऐसा शेयर जिसमें आशीष और दिमाग दोनों काफ़ी पॉजिटिव, उनको लगता है कि अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। आशीष और दिमाग, समय देने के लिए शुक्रिया। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।